हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी लेकर आया हूँ हमारे वीडियो नॉलेज श्रृंखला का अगला वीडियो। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि यहीं से हमारे संविधान की मूल शुरुआत होती है। भारतीय संविधान का भाग 1 आज हम पढ़ेंगे। आज तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब किया, लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख भी रहे होंगे कि हर वीडियो में आप लोगों की जो संख्या बढ़ती जा रही है उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिल रहा है और हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा नया सुधार करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से उसे प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद। ये जो हमारी वीडियो श्रृंखला है ये सभी लोगों के लिए निःशुल्क है। हमें सब्सक्राइब करने या इन सब से ज़्यादा कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं ये हर एक बच्चे तक पहुँचे, कम से कम हर एक उस आदमी तक पहुँचे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो पैसे खर्च नहीं कर सकता है, लेकिन वो कैलिबर रखता है कि वो किसी अच्छे पद पर पहुँचे। तो उसे उस पद पर पहुँचाने के लिए हमारे द्वारा ये एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों से आशा करते हैं कि आप इसे उन लोगों तक पहुँचाने, शेयर करने में हमारी मदद करेंगे और ताकि हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को नमन और भगवान श्री गणेश का नाम लेकर शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। आज हमारा जो मूल फोकस रहेगा वो हम भारतीय संविधान के भाग 1 पर करेंगे। भारतीय संविधान में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कितने भाग हैं। 22 भाग हमारे संविधान में हैं। जो अनुसूचियां हैं उसके लिए हम पूर्व में 2 वीडियो बनाकर उनकी डिटेल कर चुके हैं और एक कोड के माध्यम से उनको याद भी कर चुके हैं। ये 22 भाग जो हैं ये एक एक करके हमें अलग अलग वीडियो में मिलेंगे। 22 भाग पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि हमारा परीक्षा में कोई प्रश्न ना छूटे। देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें भागों के नाम याद हो जाए, क्योंकि भागों के नाम याद कराने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी उसे नहीं ले रहा हूं, लेकिन शुरुआत के 3-4 याद कर लेते हैं। देखिए, जब भी कोई संविधान या किसी देश का संविधान बनता है तो सबसे वो पहले ये बताता है कि वो किस एरिया पर लागू होगा, किस क्षेत्र पर लागू होगा। और यही काम हमारे देश का संविधान भी करेगा कि जब वो भाग 1 बनाएगा तो उसमें ये बताएगा कि किस क्षेत्र पर वो लागू होता है। इसलिए भारतीय संविधान का भाग 1 का नाम रखा है कि राज्यों का संघ या राज्य का क्षेत्र। फिर वो ये बताता है किसी भी देश का संविधान की उस देश में कौन लोगों पर ये संविधान लागू होगा, नागरिक कौन होंगे या उन नागरिकों के लिए किन किन लोगों पर ये संविधान लागू होगा। तो इसीलिए भाग 1 जो है वो अपने क्षेत्र को प्रेजेंट करता है। भाग 2 जो है वो उसके थोड़ा सा आगे बढ़ करके वहां कौन नागरिक होगा उसको प्रेजेंट करता है कि उसके नागरिक कौन होंगे या किन लोगों पर यह संविधान लागू होगा। और आगे बढ़े तो तीसरा जो चरण आता है कि ये जो नागरिक हैं इनको कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, इनको बताता है। चौथा भाग जो है वो कुछ बचे कुचे अधिकार कि जो भविष्य में देने हैं, जिन्हें वो डीपीएसपी का नाम दे करके प्रेजेंट करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको बताता है। भारतीय संविधान का भाग 5 जो है वो हमारे पूरे देश में कौन सी व्यवस्था होगी, संघ, उसके बारे में प्रेजेंट करता है। भारतीय संविधान का भाग 6 जो है वो इसकी छोटी इकाई राज्य को प्रेजेंट करता है। और भारतीय संविधान का भाग 7 जो है वो यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों को प्रेजेंट करता है। तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा आसान है कि 7 भाग तक हम संविधान के भागों के नाम याद कर लें। भाग 1 क्षेत्र के बारे में बताएगा और ये विश्व में सब देशों में लगभग इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है कि पहला भाग उस देश के क्षेत्र को बताएगा, दूसरा भाग उसके नागरिकों को बताएगा, तीसरा भाग उस नागरिकों के अधिकारों को प्रेजेंट करेगा, चौथा भाग बचे कुछ और अधिकारों को प्रेजेंट करेगा, छठा उस राज्य में जो प्रशासनिक संरचना बनी है वो किस तरीके की होगी अर्थात संघ को प्रेजेंट करेगा, फिर उससे छोटी इकाई राज्य को प्रेजेंट करेगा, फिर उससे और छोटी इकाई यूनियन टेरिटरीज को प्रेजेंट करेगा। इस तरीके से हम 7 भागों तक संविधान को याद कर सकते हैं बड़े आसानी से। आइए आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 1 पर बहुत आसानी से फोकस करेंगे, इसको हम समझें। तो
भारतीय संविधान का भाग आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक चलता है, अर्थात इसमें 4 अलग अलग आर्टिकल्स में 4 बातें कही गई है। और वो कौन सी बातें हमें रट्टा मार लेनी है, मैं आपको कोड बनाकर इसे याद कराने की कोशिश करता हूं कि अनुच्छेद 1 जो है वो एक बात कहेगा। क्या है वो एक बात? कि इंडिया कह दो या भारत कह दो, दोनों एक हैं। वो क्या कह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया, आगे की बात भले ही छोड़ दीजिए, रट्टा मारने के लिए थोड़ा सहारा चाहिए कि एक क्या, भारत या इंडिया एक ही है, ये एक कहने की कोशिश करता है दोनों को। इसलिए आर्टिकल 1 कैसे याद होगा? आर्टिकल 1 ऐसे याद होगा कि भारत कहो या इंडिया कहो एक ही है, ये एक आर्टिकल से याद हो गया। आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है? दो शब्द हिंदी भाषा का है और इसे हम 2 संख्यात्मक रूप में भी प्रेजेंट करते हैं और इसे ऐसे भी कि मुझे कोई सामान दो, इस फॉर्म में भी प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मुझे कोई पानी की बोतल चाहिए तो हम कहेंगे कि मुझे दो, ये पानी की बोतल दो, तो यहां भी हम 2 शब्द का यूज करते हैं। तो ये जो 2 शब्द है, भारत कह रहा है कि भारत के बाहर का जो क्षेत्र है, ये भारत के बाहर का जो क्षेत्र है, इसे हमारे भारत में मिलाने की बात करता है कि इसके बाहर का जो क्षेत्र है उसे जब भारत में शामिल किया जाएगा तो वो आर्टिकल 2 बताएगा कि कैसे, किस तरीके से उसे हम शामिल करेंगे। अर्थात भाग 2 कह रहा है कि राज्यों का, भारत के बाहर के एरिया को हमें दे दो, उनका प्रवेश करा दो, उनको कैसे करेंगे प्रवेश, ये बताएगा आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 3 पे आते हैं तो 3 पे 3 शब्द लिखे हुए हैं। हमारे देश में आज की तारीख में जो राज्य हैं उनके नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन करने, अर्थात 3 परिवर्तन करने हैं। नाम में परिवर्तन करने हैं, क्षेत्र में परिवर्तन करने हैं या सीमा में परिवर्तन करने हैं आज की तारीख में जो भारत के राज्य हैं उनमें। तो वो काम करेगा हमारे देश का आर्टिकल या भारतीय संविधान के भाग 1 का आर्टिकल 3। तो हमने 3 आर्टिकल याद किए। चौथा आर्टिकल समापन करने की बात करता है, मतलब भाग 1 इससे खत्म हो जाएगा। तो ये यूं कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो किए गए संशोधन होंगे वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, वो एक सामान्य विधि द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि आप सभी को 4 आर्टिकल्स आसानी से याद हो गए होंगे। पहला आर्टिकल हम याद करते, 1 से हमने कनेक्ट किया कि 1 अर्थात भारत और इंडिया दोनों एक ही हैं, तो 1 याद हो गया। 2 मतलब भारत देश कह रहा है कि बाहर के एरिया को हमें मिलाना है, 2 हमें दे दो, तो ये दे दो शब्द जो है वो इसलिए यूज हुआ कि भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों का प्रवेश हमें देश में कराना है। 3 अर्थात 3 चीजों की बात करेगा, नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन करना हो हमारे देश के वर्तमान राज्यों में, तो आर्टिकल 3 उसके लिए काम में आएगा। आर्टिकल 4 पे फोकस करते हैं। आर्टिकल 4 जो है वो 2 और 3 को कहेगा कि इनके तहत जो काम किया गया है ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इस तरीके से हमने 4 आर्टिकल पूरे रट लेने हैं। ये भी आर्टिकल ऐसा ना रहे संविधान का जो हमें याद ना हो। मैं आपको आगे भी इसी तरीके से सारे आर्टिकल्स याद कराने की कोशिश करूंगा। 395 में से लगभग 200 आर्टिकल्स हमें याद कर लेने हैं और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगले 20 वीडियो जब आप पूरे पढ़ लेंगे तो आप लोगों को लगभग 200 से ज्यादा आर्टिकल्स भारतीय संविधान के याद हो चुके होंगे। ये भी आपको याद करना है। अगर इतनी जल्दी याद नहीं होता है तो थोड़ा रिवाइज करके, लिख करके शांति से आप याद कीजिएगा। अब हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है इसे और डिटेल में पढ़ते हैं, इसके और डिटेल में चलते हैं कि ये क्या कहता है। ये कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इससे हमें 2 चीजें सीखने को मिलती हैं कि एक तो इंडिया और भारत ऐसे 2 नाम दिए गए हैं, तो हमारे देश का नाम जो है वो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, और दूसरी बात राज्यों का संघ होगा तो ये इसके शासन का स्वरूप या शासन की प्रणाली या राज्य करने की पद्धति को बताता है। ये 2 चीजें हमें यहाँ से पता चलती हैं कि हमारे देश का नाम क्या होगा और अब हमारे देश का शासन व्यवस्था क्या होगा। अभी हमने देखा कि भारत के नाम पर थोड़ी डिबेट हुई कुछ समय पहले। कुछ लोगों ने उसे इंडिया कहकर बदनाम से पुकारा, कुछ लोग उसे भारत कहने के लिए मतलब कहने या नाम रख देने के लिए फेवर करने लगे। अब ये आपको खुद को निर्धारित करना है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से आपको एक फैक्ट बता देता हूं, उसके बाद आप स्वयं निर्धारित करेंगे। आप लोग ढूंढिएगा कि पाकिस्तान का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है। पाकिस्तान को इंग्लिश में भी पाकिस्तान कहा जाता है, हिंदी में भी पाकिस्तान कहा जाता है।
श्रीलंका को इंग्लिश में भी श्रीलंका कहा जाता है, हिंदी में भी श्रीलंका कहा जाता है। अफगानिस्तान को इंग्लिश में भी अफगानिस्तान कहा जाता है, हिंदी में भी अफगानिस्तान कहा जाता है। तो जब भारत देश है, इसे हिंदी में भी भारत कहने और इंग्लिश में भी भारत कहने में क्या ही समस्या है। जो हमारा मूल नाम है उसे रख लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंडिया ट्रांसलेट जो शब्द हुआ है ये अंग्रेजों ने किया था। ये हमें पता है कि अंग्रेजों द्वारा भारत को इंग्लिश में इंडिया कहा गया और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के हिसाब से इंडिया का कुछ अलग ही अर्थ निकलता है, अर्थात गुलाम लोगों के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है इंडिया। तो वर्तमान सरकार का प्रयास यही था कि हम उस गुलामी की निशानियों को समाप्त करें। अब ये आपको निर्धारित करना है कि हमें भारत को भारत कहना चाहिए या इंडिया, या आप स्वयं निर्धारित करेंगे। तो आर्टिकल 1 का पहला क्लॉज जो है, इसमें 3 क्लॉज दिए हुए हैं। जो पहला क्लॉज है वो हमें इसका नाम और इसके संघ या शासन के स्वरूप को बताता है। साथ में इसका जो दूसरा क्लॉज है वो ये बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा। तो भारत के राज्य क्षेत्र में 3 चीजें शामिल हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। बहुत सारे लोग इसे गलत करते हैं, 2 ही चीजें शामिल करते हैं। भारत के जितने राज्य हैं वो शामिल होंगे, भारत के जितने केंद्र शासित प्रदेश है, संघ राज्य क्षेत्र हैं, वो शामिल होंगे, अर्थात 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, और ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अर्जित किए जाते हैं, जीत लिए जाते हैं। मान लो अभी किसी से युद्ध में हम कोई एरिया जीत लेते हैं तो वो भी भारत में होगा, भारत का क्षेत्र माना जाएगा, ऐसा आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 3 कहता है। ये हमें याद रखना है। जैसे आजादी के बाद हमने दादर नागर हवेली, गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी, इन सब का विलय किया। ये मूल जब भारत आजाद हुआ था तब भारत के हिस्से नहीं थे, इन्हें बाद में 1961 में, 62 में, इस सालों में मिलाया गया है। बहुत लंबा डिस्टेंस है आजादी से यहाँ तक का। हम लोग इनको कैसे मिलाया गया इस पे अभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हमें इससे ये समझ लेना है कि भारत का नाम और भारत के शासन व्यवस्था के बारे में जो बताता है वो आर्टिकल 1 है, या आर्टिकल 1 जो है वो हमें इन 2 चीजों के बारे में प्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो शासन का स्वरूप है वो कैसा है, नाम के बारे में अभी हमने विस्तृत बात की कि क्या भारत का नाम होना चाहिए। शासन का स्वरूप जो होता है इसके बारे में बात करते हैं। इस दुनिया में शासन के 2 ही स्वरूप चलते हैं, या तो वो संघात्मक स्वरूप होता है या एकात्मक स्वरूप होता है। अब इन दोनों को थोड़ा हम समझते हैं कि एकात्मक और संघात्मक स्वरूप कैसे होते हैं या क्या होते हैं, ये हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब किसी देश में, पूरे देश में केवल एक सरकार होती है, एक ही केंद्र बिंदु होता है शासन का, तो उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। और जब किसी देश में शासन के केंद्र बिंदु अलग अलग हो जाते हैं, जैसे एक पूरे देश के लिए केंद्र अलग होगा, राज्यों या छोटी छोटी इकाइयों या प्रांतों के लिए केंद्र बिंदु अलग होगा, जैसे ये एक कोई प्रांत हो गया, ये कोई प्रांत हो गया, ये ऐसी पूरी कोई सरकार हो गई। जैसे ये एक देश है जिसकी ये एक सेंट्रलाइज सरकार है, केंद्र सरकार, और अलग अलग छोटे छोटे राज्यों के लिए और भी सरकारें हैं। तो ऐसी जो शासन व्यवस्था होती है जिसमें एक बड़ी सरकार के साथ और सरकारें भी काम करती हैं, तो ऐसे जो शासन का स्वरूप है उसे संघात्मक शासन स्वरूप कहा जाता है या संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। इन 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको शायद डाउट ना रहे कि क्या होते हैं, ये बड़े आसान है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो 2 प्रकार की सरकारों को दर्शाती है, जबकि जो एकात्मक व्यवस्था है वो एक प्रकार की सरकार को दर्शाती है। यहाँ मूल मुद्दा जो है उससे थोड़ा आगे बढ़ के है। हमारे देश में एकात्मक भी है, संघात्मक भी है, और दूसरे वैरायटी का भी संघात्मक है। और जब इतना पढ़ रहे हैं तो हम हमारे डाउट क्लियर करने के लिए परिसंघात्मक क्या होता है ये भी समझ ही लेते हैं। अब जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ ये आपके संघात्मक एकात्मक के सारे डाउट क्लियर करेगा कि संघात्मक क्या होता है, परिसंघात्मक क्या होता है। देखिए, मैंने यहाँ 2 बार संघ संघ शब्द लिखा हुआ है। यहाँ एक बार संघ जो है वो यूनियन शब्द के लिए यूज किया जाता है, और एक बार शब्द जो है वो फेडरल शब्द के लिए यूज किया गया है। देखिए, इस पूरी दुनिया में जो संघ शब्द का इंग्लिश स्पेलिंग है वो फेडरल है, लेकिन हमारे संविधान ने थोड़ा सा हट करके एक नया शब्द यूनियन यूज किया है, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन संघ ही होता है। फेडरल का भी हिंदी ट्रांसलेशन संघ है, यूनियन का भी हिंदी ट्रांसलेशन संघ है। लेकिन
हमें इन दोनों में बेसिक अंतर समझना है कि जब पूरी दुनिया इंग्लिश में फेडरेशन शब्द यूज करती थी या फेडरल शब्द यूज करती थी, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने फिर संघ शब्द के लिए यूनियन वाला इंग्लिश शब्द क्यों यूज किया। इसको समझने के लिए हम थोड़ा अमेरिका पे चलते हैं। अमेरिका एक आसान उदाहरण है जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि परिसंघ क्या होता है। सबसे पहले हमारी स्टोरी परिसंघ से शुरुआत होती है। तो मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि अमेरिका जो है वो वैसे ही अंग्रेजों का गुलाम था जैसे हम थे। जैसे ब्रिटेन ने हमें अपना उपनिवेश बना करके रखा था, ऐसे अमेरिका भी एक जमाने में छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था और वो भी अंग्रेजों का गुलाम था। ये मैंने टोटल 13 गोले बनाए हुए हैं। याद कीजिए, एक तारीख हमें याद रखनी है, 4 जुलाई 1776, 1776। इस तारीख को ब्रिटिश राज से अमेरिका को आजादी मिली थी। ये वह तारीख है जिसे अमेरिका को अंग्रेजों ने स्वतंत्र कर दिया था। अब जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था तो कोई अमेरिका जो आज वर्तमान में अमेरिका है ऐसा अमेरिका नहीं था। वो छोटे छोटे 13 टुकड़ों में या 13 राज्यों में या 13 प्रांतों में बटा हुआ था। मतलब अमेरिका उस समय अमेरिका ना होकर के 13 अलग अलग देश हुआ करते थे या 13 अलग अलग राज्य हुआ करते थे। जब अमेरिका आजाद हो गया तो जो आजादी की लड़ाई थी वो इन 13 राज्यों ने मिल करके साथ में लड़ी थी। इन सारे राज्यों ने आपस में मिल करके स्वतंत्रता संग्राम किया, तब जाकर के उनको आजादी मिली। यहां तक सामान्य बात है। लेकिन जब ये देश आजाद हो गए तो क्योंकि आकार में छोटे थे, इनके पास संसाधन नहीं थे, तो इन सब ने अपने आपस में मिल करके एक समझौता किया। और वो समझौता ये था कि हम आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं और जो हमारे बाहरी क्षेत्र रहेंगे, बाहरी मामले रहेंगे, उसके लिए हम एक सरकार या एक व्यक्ति या एक समूह का गठन करते हैं जो हमारे बाहरी मामलों को देखेगा, ताकि हम सब लोगों में से किसी एक पर जब कोई कब्जा करने की कोशिश करे, हमला करे, तो हम मिल करके उसका सामना करें। इस प्रकार इस दुनिया में अब फिर कहीं कोई हमें वापस गुलाम ना बना पाए। बहुत सामान्य सी सोच थी और ऐसी सबकी होनी भी चाहिए। तो अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के लिए एक समूह का निर्माण कर लिया, अर्थात इन 13 देशों ने एक समूह का निर्माण कर लिया। ये यूनाइट हो गए, जुड़ गए। अपने आप में सबका अपना अपना नाम था, सब कुछ था, लेकिन इन्होंने फिर भी एक व्यवस्था रखी कि हम साथ में मिल करके आगे बढ़ते हैं। और उनका जो समझौता हुआ या जब जो देश बनाया, जो स्थिति बनी, उसे लीग ऑफ फ्रेंडशिप कहा जाता है। याद रखिएगा, अमेरिका का पुराना नाम जब वो पैदा हुआ तो उसका मूल नाम लीग ऑफ फ्रेंडशिप हुआ करता था। क्या हुआ करता था? लीग ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये जो लीग ऑफ फ्रेंडशिप ये बन जाता है 15 नवंबर 1777 को। अमेरिका जो लीग ऑफ फ्रेंडशिप के रूप में बना, इसे हम अमेरिकी परिसंघ कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिकी परिसंघ कहते हैं। ये बन करके तैयार हो गया। अब आगे ये चलने लगा। लेकिन जब एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार करता था, क्योंकि हर एक राज्य, उन 13 राज्यों में सबकी अपनी अपनी एक सरकार थी, सबका अपना अपना एक झंडा था, सबकी अपनी अपनी नागरिकता थी, वो आपस में इसलिए केवल जुड़ गए थे क्योंकि उन्हें दूसरे देशों से लड़ना था, उनका सामना करना था। लेकिन धीरे धीरे जब वो पास में आए तो उनका व्यापार या वहां एक कानून पारित किया गया, ट्रेड अधिनियम, और उस ट्रेड अधिनियम ने उन सबको और ज्यादा आसानी से जोड़ा। और फिर अमेरिका के इन राज्यों को यह समझ में आने लगा कि अब हमें आपस में मिल ही जाना चाहिए। तो आगे देखिए 77 में यह संघ बना है और इस तारीख से 1789 तक, जब तक अमेरिका में फिलाडेल्फिया का संविधान नहीं बन जाता, तब तक ये सब लोग साथ में ही रहने वाले हैं। ये अलग अलग यूनिट के रूप में है लेकिन अपनी पहचान रखते हैं उस यूनिट में। तो 1789 मतलब लगभग 8 से 9 साल, 10 साल तक ये इसी प्रकार से टुकड़ों टुकड़ों में रहा। आगे बढ़ करके जब एक संविधान बनाने की बात हुई तो सब राज्यों ने मिल करके एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई और आखिरी में 1789 में फिलाडेल्फिया का संविधान, फिलाडेल्फिया एक स्थान है अमेरिका में इसलिए फिलाडेल्फिया नाम पड़ा, फिलाडेल्फिया का संविधान बना। और इसके बनते ही अमेरिका जो है वो परिसंघ से, अभी तक अमेरिका के इस रूप में था,
परिसंघ में था, अब अमेरिका कन्वर्ट हो जाता है संघ के रूप में, अर्थात फेडरल वाले संघ के रूप में, न कि यूनियन वाले संघ के रूप में। अब आप लोगों को इतनी जो स्टोरी मैंने आपको बताई कि अमेरिका पहले किस रूप में था, अमेरिका 1789 में जब अमेरिका का संविधान बना तो किस रूप में आया, इससे ये समझ आया होगा कि अमेरिका पहले परिसंघ था, बाद में वो संघ बन गया। अब हम समझते हैं कि ये जो परिसंघ है इसमें, या इसे इंग्लिश में कॉन्फेडरल कहते हैं, इस कॉन्फेडरल में और संघ जो कि फेडरल है इसमें क्या अंतर है। देखिए, कॉन्फेडरल और फेडरल में ये अंतर है कि कॉन्फेडरल के जो सदस्य होते हैं वो आपस में एक समझौता करके एक यूनिट बनाते हैं, अर्थात ये छोटे छोटे समूह या राज्यों का एक संगठन होता है जो मिल करके एक यूनिट बनाता है, और उसके जो सदस्य होते हैं वो कभी भी अपने आप को पूरे संघ से या समूह से अलग कर सकते हैं, अर्थात वो कभी भी अलग हो सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनका कल इच्छा हो जाए तो वो स्वतंत्र हो जाएंगे, परसों इच्छा होगी तो वो स्वतंत्र हो जाएंगे, या फिर वो इस समझौते को तोड़ देंगे। इसके परिसंघ में और क्या बातें होती हैं कि परिसंघ में जो होता है संप्रभुता शब्द, संप्रभुता हमने पिछले चैप्टर्स में समझा है, सॉवरिनिटी, ये जो संप्रभुता होती है वो किसी पूरे संघ में नहीं होती, वो अलग अलग राज्यों की होती है, अपने आप में होती है। फिर अलग अलग जो छोटे छोटे राज्य मिलकर के परिसंघ बनाते हैं वो अपने देश की सुरक्षा के लिए खुद की एक सेना रखते हैं, मतलब वो खुद की एक सेना रखेंगे, ये भी परिसंघ में होता है। और क्या होता है परिसंघ में, परिसंघ अपने लिए खुद एक संविधान भी बनाता है। परिसंघ के जो सदस्य होते हैं छोटे छोटे, वो अपने आप में, जैसे ये 3 राज्य मिलकर अगर परिसंघ बनाते हैं तो संप्रभुता इन तीनों के पास होगी, इन तीनों की अपनी अपनी एक सेनाएं होंगी, इन तीनों का अपना अपना एक संविधान होगा, इन तीनों में अपनी अपनी एक नागरिकता होगी। केवल ये तीनों इसलिए जुड़े हुए हैं कि अगर किसी और स्थिति से या किसी और देश से इनका सामना करना पड़े तो वे आसानी से कर सके। तो ऐसा जो समूह बनता है इसे हम परिसंघात्मक व्यवस्था कहते हैं, जो कि पहले थी। अमेरिका में भी बाद में परिसंघ को त्याग दिया गया और वो खुद भी एक संघ के रूप में बन गया। तो अब परिसंघ से जब अमेरिका एक संघ के रूप में बना तो वहां क्या क्या परिवर्तन आया, फेडरल के रूप में बना तो सबसे पहला तो कि जो संप्रभुता थी अब वो राज्यों के साथ साथ केंद्र के पास चली गई, अर्थात केंद्र में भी संप्रभुता चली गई। दूसरा, जो अभी तक राज्य एक सेना रखते थे वो सेना केंद्र में ना, राज्यों में ना रखने की बजाय वो केंद्र में रखने का प्रावधान किया गया कि पूरे देश की एक सेना होगी। फिर जो क्लॉज था कि उसके जो राज्य हैं वो कभी भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, तो अलग होने वाला जो प्रावधान था वो अभी भी लागू रहा, वो अभी भी कभी भी अलग हो सकते हैं। खैर आज अमेरिका में 50 राज्य हो चुके हैं, धीरे धीरे दूसरे राज्य भी जुड़ते गए या एक राज्य 2 भागों में टूटता गया, जिससे आज 50 राज्य हैं। और इस जो संघ है फेडरल वाला, इसमें और क्या होता है तो यहाँ अलग अलग लोगों की नागरिकताएं भी आज भी अलग अलग होती हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 अलग अलग प्रकार की नागरिकताएं वहाँ के राज्यों में है। तो अब हम देखते हैं कि जब अमेरिका वाला जो फेडरल है वो इस रूप में है तो भारत वाले फेडरल में और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, भारत का जो फेडरल है वो असली में फेडरल नहीं है, यूनियन है, मतलब वो संघ तो है लेकिन वो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन फेडरल ना करने के बजाय यूनियन के रूप में करेगा। और उसमें जो संप्रभुता है वो केवल और केवल किसके पास होगी, वो केवल भारत की सरकार के पास होगी, जबकि किसी भी राज्य के पास नहीं होगी। दूसरी बात कि इसके जो छोटी छोटी इकाइयां होंगे वो किसी समझौते का परिणाम नहीं होंगे, मतलब वो समझौते के माध्यम से नहीं आएंगे, वो आपस में सहमति से जुड़ेंगे और कभी अलग नहीं होंगे, इस तरीके से जुड़ेंगे। तीसरी बात कि संघ के जो सदस्य या फेडरल के जो सदस्य थे वो आपस में कभी भी अलग हो सकते हैं, जबकि यूनियन के सदस्य जो होते हैं वो कभी भी आपस में अलग नहीं हो सकते। जैसे अगर हमारे देश में आज तेलंगाना का मन करे कि वो एक अलग देश बन जाए, पंजाब का मन करे कि वो अलग देश बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने यूनियन मॉडल को अपनाया हुआ है। फिर हमारे यहाँ राज्यों के पास में ऐसी कोई सेना का प्रावधान भी नहीं होता, हमारे यहाँ पे कोई नागरिकता का प्रावधान भी नहीं होता, जबकि आप याद रखिएगा अमेरिका के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नागरिकता होती है, अलग अलग राज्यों के पास अलग अलग संविधान होता है। हमारे देश में राज्यों का कोई संविधान भी नहीं होता,
हमारे यहाँ राज्यों का नहीं, पूरे देश का एक संविधान है और उसी के अंतर वो आते हैं। तो ये बेसिक हमने डिफरेंस समझा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो फेडरल वाले संघ से यूनियन वाले संघ को अलग करती हैं। तो भारत के पास में एक संविधान है जो सर्वोच्च रूप में है। अब एकात्मक के लक्षण देख लेते हैं। एकात्मक बड़ा सिंपल है, जिस देश में केवल एक ही सरकार होती है, यहाँ एक ही सरकार का कॉन्सेप्ट चलता है, वो एकात्मक देश कहलाता है। दूसरी कोई सरकार होगी नहीं, दूसरे कोई टुकड़ा ही नहीं होगा। और इसका उदाहरण हम ब्रिटेन या इंग्लैंड को कह सकते हैं। इंग्लैंड इसका अच्छा उदाहरण है, फ्रांस इसका अच्छा उदाहरण है। ये एकात्मक देश हैं, जबकि भारत संघात्मक है, जहाँ केंद्र में एक सरकार और राज्य में एक सरकार होती है। अब हम अमेरिका और भारत के बीच में डिफरेंस क्या है इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो अमेरिका और भारत वाले फेडरल और यूनियन में क्या डिफरेंस है, इसको भारत और अमेरिका के उदाहरण के रूप में समझेंगे तो शायद ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखिए, इसे हम भारत वाला यूनियन समझ लेते हैं, यूनियन मानते हैं, और इसे अमेरिका वाला फेडरल कर लेते हैं, ताकि हम फेडरल और यूनियन के बीच का डिफरेंस एक बार और समझ पाएं। भारत के जो राज्य हैं वो कभी भारत से अलग नहीं हो सकते, मतलब उनमें अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि अमेरिका के जो राज्य हैं वो अलग हो सकते हैं, वो उनमें ये पावर है, उनके खुद के संविधान होते, मतलब हमारे यहाँ जो राज्य होते हैं उनका कोई संविधान नहीं होता है, जबकि अमेरिका के जो राज्य हैं उनका खुद का एक संविधान होता है। यहाँ होता है माने राइट कर दिया जाए, होता है उनके राज्यों का। हमारे यहाँ राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती है, लेकिन अमेरिका के जो राज्य हैं उनकी नागरिकताएं होती हैं। जैसे फ्लोरिडा वहाँ का एक राज्य है तो उसकी एक नागरिकता अलग होगी, वॉशिंगटन की नागरिकता अलग होगी, अलास्का की नागरिकता अलग होगी। फिर यहाँ राज्यों का संविधान नहीं होता, तो राज्यों के पास कोई सेना भी नहीं होती है, तो राज्य की सेना तो अमेरिका में भी नहीं है, ये क्लॉज वहां पे भी शामिल नहीं है। हमारे यहाँ राज्यों का कोई झंडा भी नहीं होता, कोई पहचान भी नहीं होती, लेकिन अमेरिका के जो 50 राज्य हैं सबका अपना अपना एक झंडा भी है, उनमें एक एक झंडा पाया जाता है, एक पहचान चिन्ह पाया जाता है, अपनी खुद की एक स्वतंत्र सरकार होती है। ये बेसिक डिफरेंस अमेरिका और भारत में है, और इसके आधार पर आप फेडरल और यूनियन, जो दोनों का हिंदी ट्रांसलेशन तो संघ होता है लेकिन रियल ट्रांसलेशन थोड़ा अलग है, उसे अंतर कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या समझा कि हमारे भारत में जो शासन का स्वरूप है वो किस तरीके का है, और इसी में हमने परिसंघ क्या होता है, संघ क्या होता है, या यूनियन क्या होता है, फेडरल क्या होता है, और एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, ये समझ लिया। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम समझते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अभी हमने पहले अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 पूरे 4 आर्टिकल्स याद किए, फिर हमने आर्टिकल 1 को थोड़ा डिटेल में पढ़ा, और अब हम आर्टिकल 2 को पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं कि अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात करता है। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग इसे गलत पढ़ लेते हैं। ये आर्टिकल 2 भारत की जो सीमा है उससे बाहर के क्षेत्रों को भारत में प्रवेश कराने की बात करता है, ना कि अंदर के राज्यों का। अंदर को तो पहले से है, वो आर्टिकल 3 बताएगा, जबकि 2 क्या बता रहा है कि भारत के बाहर के जो राज्य उनको कैसे प्रवेश दिया जाए। तो हमारा जो संसद है वो विधि द्वारा ऐसे निर्बंध और शर्त जो वह ठीक समझे वो नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना कर सकती है। यहाँ राज्यों को बाहर किसी देश को दान दे देने की बात नहीं की जा रही, केवल ग्रहण करना हो तो क्या करना पड़ेगा, संसद विधि बना करके उसको भारत का अंग शामिल कर देगी। और विधि कैसी बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट होगा और अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में थोड़ा संशोधन कर दिया जाएगा। इसके तहत या आर्टिकल 2 के तहत हमें 2 शक्तियां प्राप्त होती हैं, एक तो नए राज्यों को भारत में भारतीय संघ में शामिल करने की और नए राज्यों के गठन करने की। आर्टिकल 2A भी था लेकिन बाद में इसे समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा। ये सिक्किम पर लागू होता है, हमने पिछले वीडियो में ये समझ रखा है कि सिक्किम पर पहले, सिक्किम जो आज़ादी के समय एक अलग राज्य, अलग देश था जहां चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था, चोग्याल वंश का। तो ये जो चोग्याल वंश है 1974 तक वहां शासन करता है, वहां तक भारत का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। 74 में भारत सिक्किम को एक अधिराज्य बना लेता है, या भारत का पड़ोसी राज्य था, इसे भारत में शामिल कर लेता है, जिसमें उसके विदेशी मामले आ जाएंगे।
और 1975 में हम 36वें अमेंडमेंट के माध्यम से, 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे भारत का एक राज्य बना लेंगे। ये इस प्रकार से संविधान में शामिल हो गया। आजादी के समय भारत की क्या स्थिति थी और बाद में हमने कौन कौन से क्षेत्रों को भारत में मिलाया, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। आजादी के समय भारत जो था 1950 में, तब भारत देशी रियासतों के विलय के बाद में 4 भागों में बटा हुआ था। मैं देशी रियासत से पूर्व की बात नहीं कर रहा हूं। जब भारत आजाद हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने मिल करके सारी देशी रियासतों का भारत में विलय कर लिया, तो भारत कैसा दिखने लगा ये अभी हम समझते हैं। तो भारत 4 अलग अलग टाइप से दिखने लगा था उस समय, 4 भागों में बटा हुआ था। आमतौर पर स्टूडेंट इस बात को भूल जाते हैं। देखिए, आज जो राज्य है ना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये राज्य बाद में बने हैं। 1956 में इस प्रकार की व्यवस्थाएं शुरू होती हैं। पहले जो है वो क श्रेणी के राज्य, ख श्रेणी के राज्य, ग श्रेणी के राज्य और घ श्रेणी के राज्य, ऐसे करके हमारे देश में राज्यों को बांटा गया था। तो क श्रेणी के राज्य कौन से थे? जो ब्रिटिश गवर्नर के अधीन के क्षेत्र थे उन्हें क नाम दे दिया गया था और इसमें कुल 9 राज्य आते थे। इसमें मुंबई, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं और भी हैं। ऐसे ही ख श्रेणी के राज्य जो उस समय देशी रियासतों के रूप में थे, उन्हें जब भारत आजाद हुआ तो उसने ख श्रेणी के राज्य के नाम से नाम रखा। ये राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन वाले राज्य थे और इनके उदाहरण में सबसे अच्छा जम्मू कश्मीर हो सकता है, हैदराबाद हो सकता है, मैसूर हो सकता है, हमारे मध्य प्रदेश का विंध्य प्रदेश हो सकता है। ये इसके उदाहरण है। ये इनकी टोटल संख्या भी 9 थी। ग श्रेणी के राज्य, देखिए ऐसे कमिश्नरी क्षेत्र जो अंग्रेजों के जमाने में कमिश्नरी क्षेत्र कहलाते थे या जहां उनकी सेना रहती थी, उन्हें हमने ग श्रेणी के राज्य के रूप में शामिल किया। इन्हें मुक्त आयुक्तों के प्रदेश कहा गया और इसका उदाहरण अजमेर हो सकता है, भोपाल हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, कुर्ग हो सकता है, कच्छ हो सकता है। इसके ये उदाहरण हो सकते हैं। इसके टोटल संख्या हमारे संविधान के बनने के बाद 10 थी। और अंडमान निकोबार को जो है वो एक अलग ही नाम से घ श्रेणी में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, जब भारतीय संविधान बना तो आर्टिकल 2 के तहत जो राज्य बने थे या 2 के अंदर जो राज्य पहले से लिखे हुए थे या अनुसूची 1 में जो राज्य थे वो इस रूप में थे, क ख ग घ के रूप में, और इनकी संख्या भी मैंने आपको बता दी। फिर हमने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया। वो हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने किस प्रकार 1956 में राज्य बनाए, फिर 1960 में बम्बई बना, फिर 1963 में नागालैंड बना। एक सीरीज के रूप में मैं आपको सारे राज्य बता चुका हूं। लेकिन अब हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद, हम जब आज़ाद हो गए, देश का संविधान बन गया, उसके बाद हमने 2 बड़े बड़े क्षेत्रों को मिलाया। एक वो जो पुर्तगालियों के अंडर में था और एक वो जो फ्रांसीसियों के अंडर में था। अंग्रेजों से लड़ाई हम सबको याद रहती है, अब हम थोड़ा पुर्तगालियों से और फ्रांसीसियों से लड़ाई की बात करते हैं। तो मैं आपको उसके उदाहरण के रूप में दमन और दादर नागर हवेली की बातें बता रहा हूं कि दादर नागर हवेली को हमने कब और कैसे विलय किया। इससे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि आजादी के बाद हमने किस तरीके से अलग अलग राज्यों को मिलाया है। सबको पता है सिक्किम को 75 में मिलाया, तो दादर नागर हवेली को कब मिलाया ये समझते हैं। थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री पे भी फोकस कर लेते हैं। 17वीं शताब्दी में जो दादर नागर क्षेत्र था या गोवा वाला क्षेत्र था, वो मराठे जो हुआ करते थे, मराठा शासक जो हुआ करते थे, उनके अधीन होता था। 1510 में, उससे पूर्व, पुर्तगालियों द्वारा बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह, उससे गोवा छीन लिया गया था। तो गोवा जब छीन लिया, उसके आसपास के क्षेत्र दादर, दीव, दमन, इनको भी अधिकृत कर लिया गया था। 1739 में पुर्तगालियों और मराठों की लड़ाई होती है। पुर्तगालियों और मराठों के बीच संघर्ष होता है और इसमें मराठा शक्ति जो है वो जीत जाती है। और इस कारण से जो बंबई प्रांत का कुछ हिस्सा, वसई और नीचे वाला जो हिस्सा है वो मराठे छीन लेते हैं। साथ में दादर, दमन और ये क्षेत्र भी मराठों के अधीन आ जाते हैं। तो अभी हमने एक हायरार्की से ये समझा कि पहले इन पर मराठों का कब्जा हुआ करता था दादर नागर और दमन द्वीप पर, और फिर बाद में जो है वो पुर्तगालियों ने शासन किया, लेकिन एक युद्ध में पुर्तगालियों से फिर मराठों ने इसे जीत लिया।
1772 में मराठा जो है वो नौसेना के एक कमांडर हैं, नाम है उनका जानोजी धुप्पड़। ये एक मराठा कमांडर है, मराठा सेनापति हैं। ये जानोजी जो धुप्पड़ है वो पुर्तगालियों का एक तोपोत है, एक बड़ी सी युद्ध पोत है जिसका नाम है सतन। नाम क्या है? सतन। ये सतन नामक युद्ध पोत को डुबा देते हैं। तो अब पुर्तगालियों से वैसे ही मराठों की बन नहीं रही थी। किसी मराठा जो सैनिक है, नौसेना का प्रमुख है, उसने पुर्तगालियों के एक पोत को डुबा दिया है और दूसरी तरफ मराठों की अंग्रेजों से लड़ाई चल रही है। यहाँ आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत भी हो चुकी है। तो पुर्तगालियों से मराठा लड़ने की बजाय थोड़ा शांत रहते हैं और पुर्तगाली इसका फायदा उठा करके हर्जाने या भरपाई की मांग करते हैं कि आपने हमारा युद्धपोत डुबाया, आप उसके हर्जाने में आप हमें पैसे दो। क्योंकि मराठा जो है वो उस समय अंग्रेजों से लड़ने में व्यस्त थे, वो पुर्तगालियों से नहीं लड़ना चाहते थे। तो उन्होंने 1773 में पुर्तगालियों को इस जहाज की भरपाई के लिए जो है 72 ग्रामीण एरिया का राजस्व वसूलने का अधिकार दे देते हैं कि एक काम कीजिए, हमारे पास पैसे हैं नहीं अभी, आप इन 72 गांवों से जो है वो टैक्स वसूल करके अपने इस जहाज की भरपाई कर लेना। इस रूप में इनका एक समझौता हो जाता है। लेकिन पुर्तगाली तो महत्वाकांक्षी थे। 1785 तक वो उन 72 गांवों से आगे बढ़ करके दादर जो दमन और इनके एरियाज हैं उन पर भी कब्जा कर लेते हैं और वहां अधिकार जमा लेते हैं। हाँ, समझौता क्या हुआ था? मराठों ने इनको अपना क्षेत्र दिया है कि आप अपने जहाज की भरपाई करके फिर से हमें वो क्षेत्र लौटा देना। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों से लड़ने में मराठा व्यस्त हो गए हैं तो पुर्तगाली इसका फायदा उठा करके दादर, नागर, दमन द्वीप ऐसे सभी आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं और इसी में से वो 72 गांव भी थे। आजादी तक पुर्तगालियों के कब्जे में ही रहा, क्योंकि फिर मराठा शक्ति का आंग्ल मराठा युद्ध लड़ते लड़ते हास हो गया और मराठे फिर खड़े ही नहीं हो पाए, अपने क्षेत्र को वापिस ही नहीं ले पाए। तो पुर्तगालियों ने उस पर अपना कब्जा जमाया रखा। 1947 अर्थात 200 सालों तक लगभग पुर्तगालियों का इस क्षेत्र पर शासन रहा। लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो मांग उठने लगी कि क्यों ना पुर्तगालियों का ये जो क्षेत्र है, या पुर्तगालियों ने गोवा, दादर, नागर, दमन द्वीप इन क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, इसे भी भारत में मिला लिया जाए। तो इसलिए जनता जो है वो चाहती थी कि हमारा विलय कर लिया जाए। लेकिन पुर्तगाल की जो सरकार थी वो उसे अपना अभिन्न अंग मानती थी, अपने व्यापार का केंद्र मानती थी। आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं, $1,95,000 उस जमाने में इनको इस क्षेत्र से राजस्व मिलता था। इतना धनी क्षेत्र, इसके लिए वो इसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। और इस समय फिर जन आंदोलन की शुरुआत होती है और हमारे एक बड़े से अच्छे नेता होते हैं अप्पा साहेब। इनका नाम था अप्पा साहेब करमालकर। ये एक आंदोलन कर देते हैं दमन द्वीप में और गोवा में कि आज़ाद किया जाए इसे भी। और अब आज़ादी की लड़ाई गोवा दमन द्वीप में लड़ना शुरू करते हैं हम लोग। और वहाँ 18 जुलाई 1954 को सभी दल जो उस एरिया में अलग अलग छोटे छोटे दल हैं वो इकट्ठा होकर के उसकी राजधानी सिलवासा में एक सभा का आयोजन करते हैं। और सभा में एक सहमति बनाई जाती है कि हम सब मिल करके इस क्षेत्र पर आक्रमण कर देते हैं या इस क्षेत्र को छुड़ा लेते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। और होता भी ऐसा है, धीरे धीरे कर करके 1 अगस्त 1954 तक लगभग सभी क्षेत्रों को आज़ाद करा लिया जाता है, अर्थात वो एक आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये भी अभी भी भारत का हिस्सा बना नहीं है, ये अभी भी पुर्तगालियों के अंडर में, क्योंकि सेना वहाँ पुर्तगाल की रहती है। 54 में ये आज़ाद हो चुका है, 1954 में आज़ाद हो गया 1 अगस्त 2 अगस्त को। लेकिन 1954 से 61 तक दादर, नागर हवेली और दमन द्वीप के क्षेत्रों पर एक अलग से संस्था बनती है जिसका नाम होता है सिटीजन काउंसिल। क्या नाम होता है? सिटीजन काउंसिल। ये सिटीजन काउंसिल शासन करती है, ये इस पर फोकस करती है शासन करने में, जो वहीं के लोकल लोगों द्वारा बनाई गई थी। लेकिन वह अंदर से तो भारत में मिलना चाहते थे। अब ये मामला यूनाइटेड नेशन में ले जाता है पुर्तगाल यूनाइटेड नेशन का जो न्यायालय है उसमें मांग करता है कि ये जो गोवा, दमन द्वीप, दादर नागर क्षेत्र है इस पर मेरा कब्जा है और भारत इस पर जबरदस्ती कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा है। और अच्छी इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी 1960 में फैसला दे देता है। याद रखिएगा 1960 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय फैसला देता है कि ये जो भारत का क्षेत्र है, कौन सा, दादर द्वीप, दमन, नागर हवेली, ये सब पुर्तगालियों का है,
इन पर भारत कब्जा नहीं कर सकता है। और असली में पुर्तगालियों के पक्ष में ये फैसला आ जाता है। अब जब ऐसा फैसला आता है तो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनकी नींद उड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम अपना क्षेत्र नहीं देंगे। वैसे हमारी सरकार थी नहीं वहाँ, तो प्रधानमंत्री जो हैं वो गुजरात केडर के एक IAS अधिकारी हैं जिनका नाम है KG बदलानी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। KG बदलानी को भारत में उस क्षेत्र के विलय के लिए भेजते हैं कि आप वहां जाइए और समझिए कि कैसे हम इसका विलय कर सकते हैं भारत में। सिटीजन काउंसिल जो उस जमाने में उस क्षेत्र में शासन करने वाली एक इकाई थी, वो अपना एक दिन का प्रधानमंत्री चुन लेती है, किसको? KG बदलानी को। और उस एक ही दिन में KG बदलानी भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ में बैठ करके एक समझौता हस्ताक्षर करते हैं कि हम अपने क्षेत्र का विलय आपके क्षेत्र या भारत में करते हैं। और वो जो समय था वो 1960 था और इसी से भारत में दादर नागर का विलय हो जाता है। लेकिन अभी भी ये भारत का क्षेत्र बना नहीं है क्योंकि हमारे अनुसूची 1 में इसका वर्णन नहीं है। तो अब हम 1961 में एक संविधान संशोधन करते हैं और संविधान संशोधन अधिनियम भारत सरकार द्वारा संसद में लाया जाता है। नाम होता है दादर नागर हवेली विलयन अधिनियम 1961। और इससे फिर दादर नागर हवेली को भारत में मिला दिया जाता है और उसी समय ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। इतनी कहानी हमें याद नहीं थी, हमने अभी तक केवल भारत के राज्यों की विलय की बात की थी, यह आजादी के बाद का विलय था, हमें याद रखना है। अब आप सब लोग इसे याद रखेंगे कि KG बदलानी कौन थे, सिटीजन काउंसिल कहाँ बनाई गई थी, पुर्तगालियों के अंडर में कौन कौन से क्षेत्र थे, गोवा, दादर नागर, दमन द्वीप, ये सब पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो ये जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है? ये भारत के इस हिस्से पर पड़ता है, ये यहाँ पड़ता है। इस हिस्से पर पुर्तगाली बैठे हुए थे तो दूसरी तरफ फ्रांसीसी भी बैठे हुए थे। अब इन पे चलते हैं हम आगे। हम समझते हैं कि पांडिचेरी जो हमारे एक देश का बहुत अच्छा केंद्र शासित प्रदेश है, इसको हमने कैसे मिलाया। देखिए, इसको भी उसी पैटर्न से समझते हैं। आजादी के समय पांडिचेरी चंदन नगर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, याद रखिएगा। चंदन नगर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। माहे एक छोटा सा द्वीप है, कराई कनाल, ये जो क्षेत्र हैं ये सब पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो इनको भी भारत में मिलाने की मांग उठने लगी, लेकिन इनका शासक कौन था? फ्रांसीसी, जो अपने में मिलना नहीं चाहते थे। शुरुआत होती है चंदन नगर से। पहली बार चंदन नगर में जनता आक्रोशित हो जाती है और फ्रांसीसियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में फ्रांसीसी जो है वो एक रास्ता निकालते हैं कि चंदन नगर में जनमत संग्रह कराया जाता है। तो जून 1949 में चंदन नगर, जो कि पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा कहाँ है ये क्षेत्र? पश्चिम बंगाल में, यहाँ जनमत संग्रह कराया जाता है फ्रांसीसियों द्वारा। और जनमत संग्रह का जो रिजल्ट है वो भारत में विलय के पक्ष में आता है। तो फ्रांसीसी चंदन नगर को भारत सरकार को सौंप देते हैं। मई 1950 को चंदन नगर फ्रांसीसियों ने भारत सरकार को सौंप दिया। और अब पांडिचेरी की बारी है। पांडिचेरी पे अभी भी फ्रांसीसी बोल रहे हैं कि हमारा कब्जा है और सही में भी उनकी सरकार है। वो मना कर देते कि अब हम यहाँ जनमत संग्रह नहीं कराएंगे, क्योंकि कराया तो उन्हें पता है मिला लिया जाएगा, इसे भी मिलाना पड़ेगा। तो फ्रांसीसी के कब्जे में रह जाता है वो। आगे बढ़ते हैं, प्रयास शुरू होते हैं कि कैसे हम इसको भारत में मिलाएं। 1954 में पांडिचेरी में एक कम्युनिस्ट पार्टी होती है जो विद्रोह कर देती है कि हम भारत में मिलना है। देखिए, 1950 से 54 तक 4 साल वो फ्रांसीसियों के कब्जे में है। फ्रांसीसी के कब्जे के बाद कम्युनिस्ट पार्टी विद्रोह करना शुरू करती है। 9 अगस्त 1954 को सभी दल मिलकर के एक नेता चुनते हैं जिनका नाम होता है बी सुबैया। बी सुबैया असली में एक बैंक में काम करने वाले बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे, फ्रांसीसी बैंक में काम करते थे। फ्रांसीसी बैंक में काम करने वाले ये नेता अपना काम छोड़ करके इसकी कमान संभालते हैं और सभी पार्टियों का एक ग्रुप बना करके फ्रांस की सरकार को पछाड़ने के लिए, उनसे संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सभी मिलकर हड़ताल शुरू करते हैं। 18 अक्टूबर को पांडिचेरी में 178 जो स्थानीय निकाय थे, छोटे छोटे स्थानीय निकाय जैसे गांव पंचायतें, नगर पंचायतें, ये सब मिल करके फ्रांसीसियों के सामने खड़े हो जाते हैं।
तब फ्रांसीसी वहां जनमत संग्रह कराते हैं, स्थानीय निकायों का एक जनमत संग्रह कराया जाता है और 178 में से 170 प्रतिनिधि जो हैं वो कहते हैं कि हमें भारत में मिलना है। अब भारत में मिलने का रास्ता आसान हो जाता है। मई 1956 में भारत और फ्रांस के बीच इसी कारण से, क्योंकि जनमत संग्रह का रिजल्ट भारत के पक्ष में आया है, तो फ्रांस और भारत आपस में एक समझौता करते हैं और उस समझौते के तहत भारत में इस क्षेत्र को मिलाने की कुछ कवायद शुरू होती है। हमें मिला लेना है अभी से, लेकिन मिलाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान में 2 देशों के में संशोधन होगा, फ्रांस के संविधान में भी और भारत के संविधान में भी। तो पहली बार 1962 में फ्रांस की जो संसद है वो एक प्रस्ताव पारित करेगी और जिसके तहत वहां की संसद ये कहती है कि इस क्षेत्र को भारत को सौंपा जाता है। तब जाकर के 16 अगस्त 1962 को भारत सरकार का हिस्सा बन जाता है पांडिचेरी, और फिर इसे हम एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक विधेयक संसद में पारित करके भारत का हिस्सा बना लेते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि भारत के हिस्सा बनाने में पांडिचेरी और फ्रांसीसियों से कैसे हमने चीजों को छीना। ये आर्टिकल 2 के तहत आता है मेरे दोस्तों। 2 में हमने जो देखा है कि भारत के बाहर के राज्यों का प्रवेश वो कैसे किया गया, ये इसके हमने उदाहरण देखे कि पांडिचेरी को कैसे मिलाया, दादर नागर को कैसे मिलाया। ये आर्टिकल 2 के तहत किए जाने वाले या प्रवेश कराए जाने वाले क्षेत्र थे जिन्हें हमने आर्टिकल 2 में सब प्रवेश कराया। अब हम आर्टिकल 3 पर आते हैं। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने की बात की गई है। यहाँ संसद जो है वो इन क्षेत्रों पर राज्यों का नाम, क्षेत्र, सीमा सब परिवर्तन कर सकती है। मतलब संसद को शक्ति प्रदान की गई है। किसी भी राज्य में ये संसद क्या क्या कर सकती है, तो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, उसके क्षेत्र को बदल सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती हैं, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती हैं, एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकती हैं। ये सब काम करने की पावर संसद को मिली हुई है आर्टिकल 3 के तहत। लेकिन किस प्रक्रिया को फॉलो करती है वो, इस पे फोकस करते हैं। देखिए ये किस प्रक्रिया को फॉलो करेगी, तो हमें उस प्रक्रिया के पहले 2 संविधान संशोधन याद रख लेने हैं। पहले तो इसकी प्रक्रिया बड़ी आसान बनाई गई थी, लेकिन 5वां संविधान संशोधन जो है वो 1955 में होता है और उसके तहत 2 शर्तें इसमें डाल दी जाती है किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र और सीमा में बदलाव करने की। ये कौन से राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में बदलाव करने की बात की जा रही है? जो वर्तमान में भारत में राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे झारखंड, इनके नाम, क्षेत्र और सीमा में अगर बदलाव करना है तो हमें 5वां संविधान संशोधन और 18वां संविधान संशोधन याद होना चाहिए। 5वें संविधान संशोधन के तहत क्या कहा गया कि राज्यों के गठन की प्रक्रिया जो है उसमें कुछ स्पेशल बातें जोड़ी जाएंगी। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम और सीमा में परिवर्तन से जुड़े हुए विधेयक को संसद में पेश नहीं किया जाएगा। ये कब होता है? 5वें संविधान संशोधन 1955 में होता है कि जब भी किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में बदलाव करना होगा तो पहले राष्ट्रपति उस विधेयक पे, उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करेगा, तब जाके वो संसद के समक्ष रखा जाएगा। और अगर उसे संसद के समक्ष रख दिया है तो आगे क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्य को या उस राज्य की विधानमंडल को ये लिख करके भेजेगा प्रस्ताव कि ये चेंज किए जाने का प्रस्ताव आया है, आपका क्या मत है। मतलब उनसे उसका मत मांगेगा और एक निश्चित समय देगा कि निश्चित समय में आप जवाब दीजिए कि इसका क्या आपके हिसाब से, आपके विधानमंडल में इस प्रस्ताव को पारित कीजिए या नहीं पारित होगा, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो ये परिवर्तन की किसी राज्य की विधानमंडल से पूछना है कि नहीं पूछना है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना इसे नहीं भेजना है, नहीं संसद में रखा जाएगा। ये दोनों जो प्रस्ताव हैं वो 5वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, याद रखिएगा। अगर राज्य मना भी कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो राज्य कहे कि हमारे नाम में, क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, तो भी संसद कर सकती है, लेकिन एक प्रोसेस है कि उस राज्य को भेजा जाना चाहिए ये प्रस्ताव। आगे हम समझते हैं 18वां संविधान संशोधन क्या कहता है। 18वां संविधान संशोधन 1966 हुआ। ये अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के निर्माण की शक्ति को स्पष्ट करता है, या राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, इस बात को प्रेजेंट करता है। क्योंकि हमें इस समय चंडीगढ़ को बनाना था
और अभी तक हमारा संविधान राज्य के निर्माण की तो बात करता था, केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण की बात ही नहीं करता था। तो इस संविधान संशोधन द्वारा 1966 में हमने ये अमेंडमेंट करके जोड़ दिया कि केंद्र की सरकार या संसद जो है वो राज्य के साथ साथ संघ शासित क्षेत्र भी बना सकती है, और यहीं से इसकी शुरुआत हुई। आगे हम एक प्रक्रिया समझ लेते हैं कि आज अगर हमें किसी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक प्रस्ताव या बिल तैयार करना पड़ेगा, उस पर राष्ट्रपति की सिफारिश साइन होंगे। राष्ट्रपति जब स्वीकृति दे देगा तो उसके बाद उसे संसद में पटल पर रखा जाएगा। संसद में पटल पर रखे जाने के बाद राष्ट्रपति उस प्रभावित राज्य को उसकी एक फोटोकॉपी या उसकी एक वो प्रस्ताव जो है वो उस विधानमंडल को भेजेगा। विधानमंडल जो है वो एक निश्चित समय में उस बिल पर विचार करेगी और जो भी हाँ या ना में जवाब फिर से राष्ट्रपति को प्रस्तावित करेगी या राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेज देगा। जब वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उसके बाद वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट बिल को संसद में पेश करने की अनुमति दे देगा कि अब इसे अनुमति दे दी जाती है। उसके बाद संसद में संविधान संशोधन नहीं करना है, क्योंकि आर्टिकल 4 कहता है कि 2 और 3 के तहत जो काम किया जा रहा है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसलिए साधारण बहुमत से उस बिल को पारित कर दिया जाएगा, और अगर वो बिल पास हो जाता है तो वो राज्य के नाम और क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन मान लिया जाएगा। जैसे 2 जून 2014 को हुआ, हमने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया। तो इसकी प्रक्रिया क्या रही होगी। पहले राष्ट्रपति के पास एक प्रस्ताव भेजा होगा, राष्ट्रपति ने उसे सहमति दी होगी। जब सहमति मिल गई होगी राष्ट्रपति की तो वो फिर आंध्र प्रदेश की विधानसभा को भेजा गया होगा। उसने एक निश्चित समय में हाँ या ना कहा होगा, वो वहां से फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचा होगा। राष्ट्रपति अगर उसके हाँ से सहमत है तो ठीक है, ना से सहमत है तो भी वो उसे संसद में पटल पर रखेगा। संसद में पटल पर रखे जाने के बाद साधारण बहुमत से उसे पास करना होगा, और अगर वो साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो फिर ये एक राज्य बन जाएगा। अर्थात ऐसे 2 जून को हमने तेलंगाना को बना दिया। अब इसमें 2 विशेष बातें कि जब संसद राज्य विधानसभा के बारे में विचार करने के लिए भेजेगी इस प्रस्ताव को, तो वो हाँ कहे या ना कहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो हाँ कहती है तो अच्छी बात है, ना कहती है तो फिर राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो उसे प्रस्ताव को आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए। अगर यही मामला किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में आता है तो क्या करना है, तो क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के ही हाथ में है तो वहां ये प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे नहीं भेजना है ये प्रस्ताव उस राज्य की या केंद्र की विधानसभा को, उसके लिए कोई आवश्यक तत्व नहीं है, वहां भेजने की आवश्यकता नहीं होती। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन किए जाएंगे वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, अर्थात वो संविधान संशोधन नहीं होंगे। अब हमने आज जो संघ शासित व्यवस्था या संघ की व्यवस्था पढ़ी उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे कोटेशंस परीक्षा में आए हैं, 5-6 कोटेशंस हैं, उन पर फोकस कर लेते हैं। भारतीय संविधान एकात्मक की भावना में संघ है या एकात्मक की भावना लिए हुए एक संघ है, ऐसा कहा था केसी वेयर ने, ये याद रखिएगा आप लोग। फिर हम आते हैं भारतीय राज्य एक अर्ध संघ है। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है एमपीपीएससी में और यूपीपीएससीएस में कि भारतीय राज्य या भारतीय संघ को किसने अर्ध संघ की संज्ञा दी है, तो वो अर्ध संघ की संज्ञा भी केसी वेयर ने ही दी थी। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मतलब भारत का जो फेडरलिज्म है वो बार्गेनिंग करने वाला है, ऐसा कहा था मॉरिस जोन्स ने, ये भी आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान को या भारतीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद की संज्ञा किसने दी, ग्रेनविले ऑस्टिन ने दी थी, इसे याद रखिएगा। भारतीय संघ को सहकारी संघवाद की संज्ञा ग्रेनविले ऑस्टिन ने दी थी। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये किसका कोटेशन था, ये भीमराव अंबेडकर का कोटेशन था कि हमने भारतीय संविधान को संघ के तंग ढांचे में नहीं रखा है, उसे संघ भी बनाया है, राज्य भी बनाया है। वो कुछ स्थितियों में संघ जैसा है, कुछ स्थितियों में राज्य जैसा है, इसलिए हमने इस संघ को फेडरल ना कहते हुए यूनियन शब्द से डिनोट किया है, याद रखिएगा। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या बातें शामिल की, भारतीय संविधान का भाग 1 कौन कौन से आर्टिकल से मिलकर बना है, इन पर याद किया उनको पहले।
उनके अंदर डिटेल्स पे फोकस किया, नाम पे हमने थोड़ी सी बात की। उसके बाद भारतीय संविधान में जो राज्य जोड़े गए केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी से, पुर्तगालियों से लेकर के, फ्रांसीसियों से लेकर के, उस पर हमने चर्चा की। फिर हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है जब किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करना होता है, तो उस पर फोकस किया। और लास्ट में हमने 5-6 कोटेशंस पे फोकस किया। इससे हमारा ये वाला टॉपिक पूरी तरह कवर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से इतना कवर कर लेते हैं तो आपका कुछ भी परीक्षा में नहीं छूटेगा। याद रखिएगा, ये सब हमें याद करना है, ना कि पढ़ना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगला जब वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे तो उसमें नागरिकता पर विचार करेंगे, नागरिकता के क्या प्रावधान है। आज के वीडियो के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं।